नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की। ये तो हम सब जानते हैं कि ये स्कीम 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो इसकी छुपी हुई बातें, हिडन चार्जेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं। आज के वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2025 की 31 मार्च तक ये स्कीम आपके लिए अवेलेबल रहेगी। उसके बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी। स्कीम का टेन्योर 2 साल का है, यानी जिस भी दिन आप इन्वेस्ट करेंगे वहां से लेकर 2 साल के बाद ये स्कीम आपके लिए मैच्योर हो जाएगी। कोई भी भारतीय फीमेल इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। उम्र की ना मिनिमम ना मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर बच्ची माइनर है तो किसी की गार्डियनशिप के अंदर ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। एनआरआई, एचयूएफ, फर्म, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कोई भी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ इंडियन फीमेल रेजिडेंट ही इसके अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। ज्वाइंट अकाउंट की फैसिलिटी आपको इसमें नहीं मिलेगी। ये सिंगल नेम अकाउंट ही ओपन हो सकता है। पोस्ट ऑफिस की सभी ब्रांचेस में ये अवेलेबल रहेगा और कुछ एक ऑथोराइज्ड बैंक्स में भी आपको ये स्कीम ओपन करने की ऑप्शन मिल जाएगी। हालांकि वो बैंक्स कौन से होंगे उनकी लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में होगा, ये बात श्योर है और सभी ब्रांचेस में होगा। अब जो एक समझने वाली चीज है इसके डिपॉजिट लिमिट्स को लेकर, मिनिमम डिपॉजिट इसका 1000 रुपए है, मैक्सिमम डिपॉजिट 2 लाख रुपए है और 1000 से लेकर 2000 के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मल्टीपल्स उसका 100 रुपए का होना ही चाहिए, यानी 1100, 1200, 1150, 1250 ऐसे इन्वेस्ट आप नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ अकाउंट्स आप इसके कितने भी खोल सकते हैं, यानी एक बार मान लीजिए आपके पास 40,000 रुपए हैं, आपने 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उसके 6 महीने बाद और आपके पास फंड आता है तो आप उसके अंदर 1,60,000 रुपए तक और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ अकाउंट्स जितने जी चाहे उतने ओपन कर सकते हैं। पहले खोले जा चुके एक अकाउंट में और पैसा नहीं डाल पाएंगे। अगर आपने और पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको अकाउंट ही नया खोलना पड़ेगा, लेकिन 2 शर्तें रहेंगी इसके लिए। एक तो सभी अकाउंट्स का टोटल मिलाकर 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने पहला अकाउंट खोला, कुछ समय बाद दूसरा खोला, कुछ समय बाद फिर तीसरा खोला, तीनों अकाउंट्स का टोटल मिलाकर 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि कोई भी 2 अकाउंट्स जब आप खोल रहे हैं तो दोनों के अंदर मिनिमम 3 महीने का गैप होना जरूरी है। यह बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि एक अकाउंट आज आपने 40,000 रुपए से ओपन किया है फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद 2 महीने बाद अगर आपके पास पैसे और इकट्ठे होते हैं, आप और अकाउंट एक ओपन करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। मिनिमम पहले अकाउंट से लेकर 3 महीने बाद ही आप इसके अंदर नया अकाउंट खोल पाएंगे। ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। 3 तरह के फॉर्म इसके अंदर आपके लिए दिए गए हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3। फॉर्म 1 रहेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए, फॉर्म 2 रहेगा अकाउंट क्लोजिंग के लिए, यानी मैच्योरिटी के टाइम पर, चाहे प्री मैच्योर हो या अपने टाइम से मैच्योर हो, फॉर्म 2 भरना पड़ेगा आपको उसके लिए। और अगर आप पार्शियल विड्रॉल, कुछ पैसा उसमें से वापस निकालना चाहते हैं, पूरी रकम वापस नहीं निकालना चाहते, तो फॉर्म नंबर 3 आपको इसके लिए भरकर देना होगा। एक और चीज जो समझनी जरूरी है इसके इंटरेस्ट रेट को लेकर, इंटरेस्ट रेट 7.5% रखा गया है। 7.5% सालाना, 7.50% सालाना दर रहेगी, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडेड रहेगा। इसका ईयरली इफेक्टिव यील्ड बनता है 7.71%। अच्छा रेट है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है कि आजकल जिस तरह से रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जो बाकी सेविंग स्कीम्स, एनएससी, एफडीज वगैरह के रेट हैं, उसके कंपैरेटिवली कोई खास अट्रैक्शन इसके इंटरेस्ट रेट में नजर नहीं आती। फिर भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग है और पेएबल एट मैच्योरिटी है। आपको मंथली पे आउट, क्वार्टरली या हाफ ईयरली पे आउट का ऑप्शन नहीं मिलता। मैच्योरिटी के टाइम पर, यानी 2 साल बाद ही एक साथ मूलधन आपका, जो रकम आपने इन्वेस्ट की थी वो और आपका इंटरेस्ट अमाउंट आपको पे किया जाएगा। प्री मैच्योरिटी के रूल्स की बात कर लेते हैं। आप इसको अगर 6 महीने के बाद, अकाउंट ओपनिंग डेट से 6 महीने के बाद प्री मैच्योर करते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपको 7.5% की जगह पर 5.5% दिया जाएगा। जितने भी समय के लिए आपने इसको होल्ड किया था, आपको 5.5% सालाना के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा 6 महीने निकल जाने के बाद। अदरवाइज आप 6 महीने से पहले इसको मैच्योर कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ एक खास कंडीशंस में, यानी कि अगर मान लीजिए डेथ केस के अंदर अकाउंट होल्डर की डेथ होती है तो कभी भी प्री मैच्योर कीजिए, उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट रेट में कटौती नहीं की जाएगी। एक यहां पर और जो कॉम्प्लिकेशन रखी गई है, डेथ केस के अलावा लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, यानी वो बीमारियां जिनसे आपके जीवन को खतरा हो, या बहुत ऐसी कंडीशंस
जो कि बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां भी आपने अकाउंट ओपन किया है उसके अधिकारी समझें कि वाकई ये कंडीशंस, ये मजबूरियां अकाउंट होल्डर की जेन्युइन है, अकाउंट को बंद किया जाना चाहिए, तो उन कंडीशंस के अंदर भी कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन वो कंडीशंस कौन सी होंगी, वो बीमारियों की लिस्ट कौन सी होगी जिन्हें लाइफ थ्रेटनिंग माना जाएगा, बैंक अधिकारियों के पास इसको लेकर क्या अधिकार होंगे, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स उसके लिए पेश करने होंगे या नहीं करने होंगे, इस बारे में कोई भी ब्यौरा अब तक नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इतना कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां भी आपने अकाउंट ओपन किया है वहां के अधिकारियों के आखिरी निर्णय पर यह निर्भर करेगा कि डेथ केस के अलावा यह अकाउंट बंद किया जाना इस वक्त चाहिए या नहीं चाहिए। अगर बैंक के अधिकारी या पोस्ट ऑफिस के अधिकारी समझते हैं कि आपका रीज़न जायज़ नहीं है तो 6 महीने से पहले आप अकाउंट बंद नहीं कर पाएंगे, और 6 महीने के बाद बंद करेंगे तो 2% आपको इंटरेस्ट रेट कम दिया जाएगा। पार्शियल विड्रॉल का आपको ऑप्शन जरूर दिया गया है इसके अंदर। अकाउंट ओपनिंग डेट से लेकर 1 साल पूरा होने के बाद जो आपका बैलेंस होगा, यानी आपकी मूल राशि और उसके ऊपर जितना ब्याज उस दिन तक बना होगा, उसका 40% तक आप विड्रॉ कर पाएंगे। उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई खास डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए नहीं है, सिर्फ 40% तक आप निकाल पाएंगे। उसके मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया बनता है ब्याज और मूल राशि के समेत, तो 40,000 रुपया आप उसमें से निकाल पाएंगे, 60,000 रुपये बाकी एज इट इज़ आपका अकाउंट कंटिन्यू रहेगा। इनकम टैक्स की बात करें तो ये अकाउंट बहुत निराश करता है। यहाँ पर इनकम टैक्स के कोई बेनिफिट्स नहीं दिए गए हैं। एटीसी तो नेचुरली होता ही नहीं है, क्योंकि 5 साल से कम की स्कीम्स में एटीसी अवेलेबल नहीं होता, तो जाहिर है कि यहाँ एटीसी की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। और जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल होगा, वो आपकी टोटल इनकम में ऐड किया जाएगा। जो भी आपका टैक्स स्लैब, जो भी टैक्स ब्रैकेट्स बनती होंगी उसके हिसाब से आपको उस पर भी टैक्स देना होगा। सिर्फ एक राहत दी गई है कि टीडीएस इसमें आपसे नहीं काटा जाएगा। अब एक ऐसी बात जानना आपके लिए ज़रूरी है जिसको सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। आपको पैसा जमा करवाते वक्त भी एक चार्ज देना है, पैसा वापस निकालते वक्त भी एक चार्ज देना है। जब आप एक अकाउंट ये ओपन करेंगे तो 40 रुपये पर अकाउंट आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे। यानी अगर आपने एक अकाउंट खोला है तो 40 रुपये, और एक अकाउंट के बाद वही पर्सन दोबारा फिर से एक अकाउंट नया खोलना चाहता है तो 40 रुपये उसे फिर से देने होंगे। 40 रुपये प्रति अकाउंट आपको देना ही पड़ेगा, उसके बिना ये अकाउंट आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद जब मेच्योरिटी का टाइम आता है या प्री मेच्योर भी करते हैं तब भी आपसे पैसे लिए जाएंगे। ये जीएसटी नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर चार्ज रखा गया है जो परसेंटेज के रूप में है। ये चार्ज है 6.5 पैसे प्रति 100 रुपए के टर्नओवर के ऊपर। यानी कि जितना भी आपने पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, उसके साथ जितना ब्याज मिल गया, सारी रकम का टोटल मिलाकर मान लीजिए आपका बनता है 2,15,000 रुपये। आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया था, सपोज आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बन गया 15,000, तो 2,15,000 रुपये के ऊपर आपको 6.5 पैसे प्रति 100 रुपये के हिसाब से चार्ज देना होगा। इसको अगर मोटा मोटा हम समझने की यहाँ प्रयास करें तो ये बनता है कि लगभग अगर आप 2 लाख रुपए के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो पैसे जमा करवाने को लेकर और पैसे निकलवाने को लेकर कुल मिला के चार्ज आपको 160 रुपये पे करना ही पड़ेगा, लगभग 160 रुपये। जो लोग बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर ये अकाउंट ओपन करेंगे उनके लिए 40 रुपये का चार्ज है फिजिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए उस अकाउंट का। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 9 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उस पर फिजिकल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, चाहे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, अकाउंट क्लोजिंग चार्जेस, इनकम टैक्स की धाराएं, प्री मैच्योरिटी, किसी भी तरह से ये स्कीम कुछ खास अट्रैक्टिव लगती नहीं है। ब्याज दर 7.5% है, चाहे वो क्वार्टरली कंपाउंडेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इसमें खास बात नहीं है। आजकल बैंक्स आम ही ये रेट दे रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर भी कोई खास लाभ नहीं मिलता आपको, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे समय के लिए आपने इंटरेस्ट रेट को लॉक इन कर लिया हो, यानी मान लीजिए 5 साल या 7 साल 10 साल के लिए इंटरेस्ट रेट हालांकि आपके लिए फिक्स रहेगा, लेकिन फिर भी 2 साल का समय कुछ खास नहीं है। और प्री मैच्योरिटी के रूल्स बहुत सख्त हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। जो 3 महीने का गैप है 2 अकाउंट्स के बीच में, वो भी एक व्यर्थ, हमें इसके अंदर जो क्लॉज रखी गई है वो ऐसा लगता है। फिर भी आपको कैसा लगता है
क्या हमारे विचार आपसे मिलते हैं? क्या वाकई आपकी नज़र में ये स्कीम इन्वेस्ट किए जाने लायक है या नहीं है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट या किसी भी और नई सेविंग स्कीम को लेकर, किसी पुरानी सेविंग स्कीम, पीपीएफ, एससीएसएस, पीएमबीबीवाई, स्टॉक मार्केट, किसी भी चीज़ को लेकर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। हम यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। डिफरेंट मूड्स को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए डिफरेंट मूड्स।